नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल नॉलेज आर्मरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे एनडीए, गैट और सीडीएस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और वो सारे क्वेश्चंस जितने भी हो यहाँ पे हम लोग हर एक दिन 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और साथ में और रिपीटेड क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं कोशिश करता हूँ आपको इन डेप्थ उसके बारे में जानकारी दूं। साथ ही में जितनी भी पीडीएफ आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं उनकी पूरी की पूरी पीडीएफ फ्री में आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जाइए, डाउनलोड करिए और रिवीजन अपना शुरू कर दिए। ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी है। आज हमारी क्लास 3 होने वाली है जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई और कुछ इस तरह से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट वाज फर्स्ट एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा स्टेट है जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत लॉर्ड डलहौजी ने उसको हड़पा था। तो इसमें से आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 17 आंसर आ जाएगा। अगर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में जानकारी आपको दूं तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि अगर राजा का कोई हेरिडिटरी नहीं है ना, उसका कोई सक्सेसर नहीं है, उसका कोई सन नहीं है, तो पूरा का पूरा किंगडम राजा के मरने के बाद ब्रिटिशर्स उसे हड़प लेते थे। तो पहला राज्य जिसने साइन किया वो कौन सा राज्य था? वो ध्यान रखें, सतारा था। कौन से साल में उसने साइन किया? तो 1848 में उसने साइन किया। लॉर्ड डलहौजी का टेन्योर कितना था? तो 1848 से लेकर 1856 तक उसका टेन्योर रहा है। ध्यान रखें, लॉर्ड डलहौजी वो वही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराने शुरू किए इंडियन सिविल सर्विसेज में। तो ध्यान रखो, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस अगर आ जाए तो आपको आंसर क्या लगाना है? ठीक, लॉर्ड डलहौजी लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन अमंग द फॉलोइंग कल्चर वर द फर्स्ट टू पेंट देयर पोट्री। निम्नलिखित संस्कृतियों में से किस संस्कृति ने सबसे पहले अपने मिट्टी के बर्तनों को चित्रित किया था? तो ध्यान रखिए बेटा, इनमें से वो कौन सी एज है? कैल्कोलिथिक एज है। ध्यान रखो, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो सारे मेसोलिथिक लिखा हुआ है, लिथिक मतलब होता है स्टोन, मेसो मतलब होता है मिडिल स्टोन एज। इसके अलावा कैल्कोलिथिक लिखा हुआ है, लिथिक मतलब स्टोन, कैल्को मतलब कॉपर, तो कॉपर स्टोन फेस आ जाएगा। न्यूलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज आ जाएगा और आयरन एज जब आयरन की डिस्कवरी हो जाती है। तो पहला अगर मेटल कौन सा डिस्कवर किया ह्यूमन ने, तो पहला मेटल जो डिस्कवर हुआ है वो है कॉपर। और इसी कैल्कोलिथिक एज में ही पहली बार पेंटिंग्स को, पोट्री को, बर्तनों को पेंटिंग के द्वारा डेकोरेट किया गया है। बहुत ज्यादा अमाउंट में ओक्र कलर्ड पोट्री भी पाई गई है। ध्यान रखो, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ओक्र कलर्ड पोट्री। ओक्र कलर्ड मतलब कौन सा होता है? गेरुए रंग को हम कहते हैं ओक्र कलर्ड। ठीक है ना? तो ये पेंटिंग हमें कब देखने को मिली? प्री हिस्टोरिक आर्ट हमें कब देखने को मिली? कैल्कोलिथिक एज में हमें ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वर पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। सभी को पता होगा, कई बार अपनी हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा कि इंडिया में पहली पैसेंजर ट्रेन कब से कब तक कब चली थी और कहां से कहां तक चली थी? तो 1853 बॉम्बे टू थाने, सभी को पता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? पूरे वर्ल्ड में जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली है वो कौन से ईयर में चली है और कहां से कहां तक चली है? तो ध्यान रखें, 1825 में चली है और वो जगह कौन सी है? वो जगह है स्टॉकटन टू डार्लिंगटन। ध्यान रखें बेटा, स्टॉकटन टू डार्लिंगटन तक ये पहली पैसेंजर ट्रेन है जो वर्ल्ड की चली है 1825 में। ठीक है ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जब इंडिया में वो पैसेंजर ट्रेन चली 1853 में बॉम्बे से थाने तक, तो उसके पीछे उसको डिजाइन करने वाले व्यक्ति कौन है ना? जो माने जाते हैं कि इन्होंने इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया है, इस इंडियन रेलवे के स्ट्रक्चर को खड़ा किया है, तो उनका नाम है बेटा जॉर्ज क्लार्क। ध्यान रखें, जॉर्ज क्लार्क वो व्यक्ति है जो एक तरह से फादर ऑफ आर्किटेक्चर माने जाते हैं इंडियन रेलवेज के लिए। इन्होंने ही इंडियन रेलवेज के रूट को डिजाइन किया था शुरुआती दिनों में। ठीक है ना? अगले आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर दी टॉप 5 लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट्स इन इंडिया। भारत में शीर्ष 5 सबसे लंबी तटीय रेखा वाले राज्य कौन से हैं? आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन से अपने आप कर लोगे। कैसे कर लोगे? शुरुआत के जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, पहली बात तो एक जानो कि हमारे कितने राज्य हैं जो कोस्ट लाइन से लगते
गई हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग गुजरात से। सबसे पहला गुजरात हो गया, उसके नीचे आएंगे तो आप महाराष्ट्र हो गया, उसके नीचे आएंगे तो कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये 9 ऐसे राज्य हैं जो कोस्ट लाइन को टच करते हैं इंडिया के। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कितने केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं जो इंडियन कोस्ट लाइन को टच करती हैं, तो सबसे पहला लक्षद्वीप हो गया, सेकंड पे अंडमान निकोबार हो गया, थर्ड पे पुडुचेरी हो गया और फोर्थ पे दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली हो गया। तो 4 केंद्र प्रशासित प्रदेश हो गए। आपसे पूछा यह है कि 5 सबसे लंबी कोस्ट लाइन स्टेट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आता है गुजरात, दूसरे पे आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे पे आता है तमिलनाडु। अगर शुरुआत के 3 याद रखोगे अपने आप कर लोगे। देखो कहीं दिख रहे हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और कहीं पे भी आपको गुजरात हो गया, आंध्र हो गया, महाराष्ट्र आ गया, तो ये भी नहीं होगा। यहां पे तो महाराष्ट्र से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है गलत है, यहां आंध्र से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी गलत है। ध्यान रखें गुजरात, आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड केरला, तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। एक और चीज याद रखो, अगर पूछा जाए टोटल कितनी किलोमीटर की लेंथ है जो कोस्ट लाइन को टच करती है इंडिया की, तो ध्यान रखें 7516.6 किलोमीटर है जो टोटल कोस्ट लाइन लेंथ है इंडिया की, जो कि 9 राज्य और 4 केंद्र प्रशासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच मराठा स्टेट्समैन साइंड द ट्रीटी ऑफ बसीन ऑन दिसंबर 31, 1802। तो इनमें से वो कौन से मराठा व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्रीटी ऑफ बसीन साइन किया था। वो ट्रीटी ऑफ बसीन वही ट्रीटी है जिसके तहत लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवा बाजीराव टू को सब्सिडरी अलायंस सिस्टम साइन करवा लिया था, और वो वही टाइम था जब पेशवाई जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। सब्सिडरी लाइन सिस्टम साइन किया और पेशवा ने सरेंडर कर दिया अंग्रेजों के आगे। क्यों? क्योंकि होलकर डायनेस्टी जो कि इंदौर की डायनेस्टी थी, उन्होंने अटैक किया था पुणे पे और पुणे को लूट कर ले गए थे, जिसके लिए कि होलकर को रिटेलिएट भी तो करना है। अब पेशवा बाजीराव को टू को गुस्सा आया कि होलकर को हम रिटेलिएट करेंगे, हराना चाहते हैं, लेकिन उनको यह भी मालूम था कि होलकर को अकेले हराया नहीं जा सकता, जिसकी फायदा किसने उठाया? लॉर्ड वेलेस्ली ने उठाया, और लॉर्ड वेलेस्ली ने ट्रीटी ऑफ बसीन के तहत सब्सिडरी लाइन सिस्टम साइन करवा लिया। ठीक है ना, तो कौन थे वो व्यक्ति, कौन से मराठा स्टेट्समैन है? पेशवा बाजीराव सेकंड है। ठीक है, 1802 में साइन हुई थी। अब आपको बताना है, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को, आंदोलनों को कालानुक्रमित क्रम से व्यवस्थित करें। सबसे पहला हमारा क्या है? पीजेंट मूवमेंट इन बरदोली। बरदोली सत्याग्रह बहुत फेमस सत्याग्रह है। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ये वही सत्याग्रह है जब महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला जाते हैं, कांग्रेस सरकार के मंत्रियों का इस्तीफा। ये कब हुआ था? 1937 में हुआ था, 1937 में हुआ था, है ना। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और अगला है बेटा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। तो हमारा सबसे पहला क्या आ जाएगा? चंपारण आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बी और डी तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कट गया। अगर हमारा क्या है? सबसे पहला क्या है? चंपारण है। चंपारण के बाद क्या है? खेड़ा है। 3 के बाद क्या आएगा बेटा? 4 आएगा। उसके बाद पीजेंट मूवमेंट इन बरदोली, बरदोली सत्याग्रह 1 आ जाएगा। और रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज आ जाएगा 1937। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। 3, 4, 1 एंड 2। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगला देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सी पोर्ट्स इन इंडिया। आपको बंदरगाहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन कौन से इसमें से कथन है जो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। पहला कथन देख लेते हैं, देयर आर 4 मेजर एंड 25 माइनर सी पोर्ट्स इन इंडिया। भारत में 4 बड़े और 25 छोटे बंदरगाह है। बहुत ही ज्यादा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो मेजर बंदरगाह है वो है टोटल 13, और जो माइनर बंदरगाह है, माइनर सी पोर्ट है, वो 200 से भी ज्यादा है। ध्यान रखो। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत स्टेटमेंट हो गया। सेकंड बताएं, द मेजर पोर्ट्स आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, जो कि
जो 13 मेजर सी पोर्ट है, जो 13 बंदरगाह है, मेजर बंदरगाह है, वो किसके कंट्रोल में आते हैं? वो बेटा जल मार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? एकदम सही है। इसके अलावा जो लिखा हुआ है, माइनर पोर्ट्स आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट मैरीटाइम बोर्ड, या फिर राज्य सरकारों के अंडर में आते हैं, जो कि माइनर सी पोर्ट है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ध्यान रखो, टोटल मेजर सी पोर्ट कितने हैं? 13 है, और माइनर सी पोर्ट कितने हैं? 200 प्लस है। सबसे ज्यादा मेजर सी पोर्ट किसके पास है? सबसे ज्यादा मेजर सी पोर्ट तमिलनाडु के पास है। कितने हैं? 3 है, एन्नोर है, चेन्नई है और ट्यूटिकोरिन है। और सबसे ज्यादा माइनर सी पोर्ट किसके पास है? तो वो महाराष्ट्र के पास है, 48 से भी ज्यादा है। ठीक है, ये चीज कुछ ऐसी जानकारी है, ध्यान रखना। हमारा इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सलाहकार थे? तो आपको बताना है इनमें से वो कौन है जो सलाहकार थे? बीएन राव थे। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सलाहकार कौन बने थे? बीएन राव बने थे। हमारा संविधान की जो संवैधानिक सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। हमारा संविधान बन के तैयार कब हो गया था? हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। कितना समय लगा संविधान बनने में? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कितने सेशन हुए इस बीच? टोटल 11 सेशन हुए इस बीच, है ना। और ये जब ये सेशन होते हैं तो इन सेशन के टोटल कितने डेज हुए? तो 114 दिन के ये सेशन हुए थे। 11 के 11 सेशन जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंट्रीब्यूटर टू द सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया? तो ध्यान रखिए, जब भी कंट्रीब्यूटर ऑफ मेडिसिन की बात आए तो किसका नाम आता है? चरक का नाम आता है, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है। कौन सी किताब है? चरक संहिता। इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक नाम आप देख पा रहे होंगे, पनिनी। पनिनी ने क्या लिखा है? बहुत ही बड़े एक संस्कृत लिटरेचर था, इन्होंने लिखा हुआ है। लिटरेचर नहीं कह सकते, संस्कृत ग्रामर लिखी हुई है, और उस किताब का नाम क्या है? अष्टध्यायी नाम है। सबसे पुरानी संस्कृत व्याकरण लिखी हुई है उन्होंने। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर मेडिसिन की फील्ड में वो इंडिया में कौन माने गए हैं? चरक माने गए हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, चरक संहिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इमीडिएट फैक्टर फॉर द स्प्रेड ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड ऑफ द लास्ट सेंचुरी? मतलब पिछली शताब्दी के पहले दशक के दौरान स्वदेशी के प्रसार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तत्कालिक कारक था? आपको पूछा है कि स्वदेशी मूवमेंट, जिसे हम वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, उस मूवमेंट को एक तरह से जो मूवमेंट चला था बंगाल में, उसका क्या एक कारण था? पहली बात तो ये जानो, ये जो स्वदेशी मूवमेंट है किस ईयर की बात हो रही है? 1905 की बात हो रही है। और 1905 में क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये मूवमेंट चालू करना पड़ा? तो ध्यान रखिए बेटा, 1905 में लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय हुआ करते थे, और उन्होंने बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, हिंदू और मुस्लिम्स को बांटने के लिए, और साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस को मॉडरेट, चरमपंथी और नरम दल और गरम दल के बीच में बांटने के लिए बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, और इसी वजह से स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। तो इनमें से हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? सी ऑप्शन हमें पता चल रहा है, कर्जन्स पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, हालांकि 1905 में विभाजित जरूर कर दिया, इतने ज्यादा क्रांतिकारी आंदोलन चलने लगे उस बंगाल में, जिसकी वजह से लॉर्ड हार्डिंगे को 1911 में इस विभाजन को इनवैलिड भी करना पड़ा, और साथ में कलकत्ता से दिल्ली भी कैपिटल शिफ्ट करनी पड़ी 1911 में। तो ये था आज का हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्लास 3 आज हमारी यहाँ पे खत्म भी होती है। ध्यान रखें, अगली क्लास में और कई सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक करेंगे। और ध्यान रखो बेटा, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन हर जगह
देखने को मिल जाएगा। जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, क्योंकि आपकी ही मदद से ये चैनल आगे जाने वाला है। 21 अप्रैल का जो युद्ध लड़ने वाले हो आप लोग, एनडीए का पेपर या सीडीएस का पेपर आप लोग दोगे, उसके लिए अभी से ही अभ्यास करना शुरू कर दो बेटा, क्योंकि सबसे बेहतरीन तरीका है अगर आपको अपनी थ्योरी को रिवाइज करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता थ्योरी रिवाइज करने का। थ्योरी जितनी पढ़ ली उतना बहुत है, बस अब क्या करो, रिवीजन करो जितना हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।